नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी उत्तराखंड परीक्षावाणी रिवीजन सीरीज़, जिसके अंतर्गत हम परीक्षावाणी का 16वां संस्करण यहाँ पर पढ़ा रहे थे। देखिए फ्रेंड, इसमें हमने 4 क्लासें पढ़ ली थी और आज इसका अगला भाग है, भाग 5। देखिए फ्रेंड, उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो 16वां संस्करण है, इस किताब से संबंधित हमने 2 सीरीज़ें चलाई थी। एक सीरीज़ में हमने टॉपिक शुरू किए हैं, यानी कि इसमें जो अध्याय दिए गए हैं वो शुरू किए हैं, और दूसरी जो सीरीज़ थी सिंगल लाइनर क्वेश्चन की थी, जो इस किताब का फर्स्ट पार्ट है वो शुरू किया था। तो उसी के फर्स्ट पार्ट का अगला भाग, यानी कि सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है उसका अगला भाग आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इससे संबंधित आज की जो क्लास है राज्य प्राप्ति आंदोलन से शुरू होगी। इससे पहले जो मैंने लास्ट पढ़ाया था, राज्य विधानसभा से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो पढ़े थे, जिसमें लास्ट पॉइंट था जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में 2 विधानसभा भवन है। जिन्होंने ये वाली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज का जो टॉपिक है उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। लास्ट हमने उत्तराखंड से संबंधित जो संघर्ष था, राज्य को बनाने में जो संघर्ष किया गया था, उसके बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे राज्य को बनाने में जो लोग शहीद हुए हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जीत बहादुर गुरुंग। तो ये शहीद हुए थे, राज्य आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ये शहीद हुए थे 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति में। तो ये आपको याद रखना है। जीत बहादुर गुरुंग कहाँ पर शहीद हुए? तो पौड़ी में हुए 8 अगस्त 1994 को। इसी के साथ धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत, रामपाल, भगवंत सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह और सलीम अहमद, ये सारे लोग शहीद हुए थे 1 सितंबर 1994, यानी कि खटीमा कांड में। तो खटीमा कांड होता है 1 सितंबर 1994 को। देखिए फ्रेंड, जिन लोगों का यूके SSS के आगामी एग्ज़ाम, यानी कि पुलिस कांस्टेबल, BDO, BPDO या फिर पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो वो लोग राज्य से संबंधित जो व्यक्ति शहीद हुए हैं उनको याद कर लीजिए, क्योंकि जो इससे पहले BDO, BPDO का एग्ज़ाम हुआ था, तो दोनों एग्ज़ाम में ये पूछे गए थे। एक में खटीमा कांड से संबंधित व्यक्ति पूछे गए थे, दूसरे में रामपुर तिराहा कांड से संबंधित व्यक्ति पूछे गए थे, और अब बारी है मसूरी कांड। तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़नी है, ये आपको याद होना चाहिए कौन से व्यक्ति कहाँ पर शहीद हुए थे। अगला है धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह, राय सिंह बंगारी, हंसा दनई, बेलमती चौहान और पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी। तो ये लोग शहीद हुए थे 2 सितंबर 1994 को, यानी कि जब मसूरी कांड होता है उसमें ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट है राजेंद्र रावत, गिरीश कुमार भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपरियाल, राजेश लखेड़ा एवं अशोक कुमार कौशिक। ये शहीद हुए थे 2 अक्टूबर 1994, यानी कि रामपुर तिराहा कांड जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था उसमें ये लोग शहीद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है राजेश रावत, दीपक वलिया, बलवंत सिंह जगवाण, जयानंद बहुगुणा, ये लोग शहीद हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून के अंदर। और पृथ्वी सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी, ये लोग भी 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में शहीद हुए थे। देखिए फ्रेंड, 2 अक्टूबर को जो मुजफ्फरनगर कांड होता है, इसके विरोध में उत्तराखंड के जगह जगह से आंदोलन होते हैं, जिसमें से राकेश देवरानी, पृथ्वी सिंह बिष्ट, ये तो कोटद्वार में शहीद होते हैं 3 अक्टूबर 1994 को। और देहरादून में जो लोग शहीद होते हैं, राजेश रावत है, दीपक वलिया, बलवंत सिंह जगवाण और जयानंद बहुगुणा, तो ये लोग हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद। आपको ये याद रखना है किसकी प्रतिक्रिया में 3 अक्टूबर 1994 को आंदोलन हुए थे। तो 2 अक्टूबर जो 1994 को रामपुर तिराहा कांड हुआ था, उसी की प्रतिक्रिया में ये लोग शहीद हुए थे। और इसी रामपुर तिराहे कांड की प्रतिक्रिया में प्रताप सिंह बिष्ट भी शहीद होते हैं 3 अक्टूबर को नैनीताल के अंदर। नेक्स्ट है यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत, ये कब शहीद हुए? तो 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू जो श्रीनगर के अंदर है, पौड़ी में आता है, तो वहीं पर ये लोग शहीद हुए थे। तो यहाँ तक थे राज्य से संबंधित जो व्यक्ति शहीद हुए हैं उनके बारे में, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, नोट करना है। अब हम पढ़ेंगे राज्य की जो भौगोलिक संरचना है, प्राकृतिक आपदा की संक्षिप्त की है, या प्राकृतिक आपदा के बारे में जो पॉइंट दिए गए हैं उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले है वह शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो वो कौन सा है? त्रिशूल चमोली के अंदर है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित 4 चोटियाँ। तो सबसे ऊंची चोटी उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी है 7817 मीटर। उसके बाद कामेट है 7756 पिथौरागढ़ में, नंदा देवी चमोली में है। नंदा देवी पूर्वी, ये भी चमोली में है 7834 मीटर। और माणा जो चोटी है 7272 मीटर है।
तो इनकी हाइट आपको याद होनी चाहिए। नंदा देवी 7817, कामेट 7756, नंदा देवी पूर्वी 7434 और माणा है 7272। ये राज्य की 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकांश चोटियां किस जिले में है। इसके अलावा आपको याद रखना है, सर्वाधिक जो ताल है ये भी चमोली में है, सर्वाधिक ग्लेशियर ये भी चमोली में है, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क ये भी चमोली में है, और सर्वाधिक जो दर्रे हैं ये भी कहाँ पर है, चमोली में स्थित है। तो सब कुछ चमोली में है। नेक्स्ट है, भागीरथी पर्वत जिसकी ऊंचाई 6856 मीटर है, बंदरपूंछ 6315 मीटर, गंगोत्री 6672 मीटर। ये सारी पर्वत चोटियाँ उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं, तो उत्तरकाशी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद जो ग्लेशियर होते हैं वो साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, यानी कि वो किस युग के हैं, तो प्लाइस्टोन युग के हैं। तो प्लाइस्टोन युग का ये साक्ष्य प्रदर्शित करते हैं कि प्लाइस्टोन युग में हिमाच्छादन हुआ था और ग्लेशियर बने थे। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित है, तो बृहद हिमालय में आती है। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, सबसे ऊपर बृहद है, बीच में मध्य या लघु हिमालय है, सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी है। तो फूलों की घाटी सबसे ऊपर वाले यानी कि बृहद हिमालय में आती है। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी क्या कहलाते हैं। तो भारत के अंदर बृहद हिमालय में निवास करने वाली जो जनजाति है भोटिया जनजाति है, जिसका बृहद हिमालय में निवास होता है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के अंदर ये निवास करते हैं, जो बृहद हिमालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, बृहद हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन पशुचारण हेतु आते हैं। तो इसी बृहद हिमालय में ग्रीष्मकाल में यानी कि गर्मियों में पशुचारण के लिए कौन सी जनजाति आती है। तो जाड़ या मारका लोग या मार्चा लोग। तो जाड़ और मार्चे हैं, ये भोटिया की उपजाति है, उत्तरकाशी में निवास करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की जलवायु के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु यानी कि मार्च से लेकर मध्य जून तक तो उत्तराखंड में क्या कहते हैं। तो रूढ़ी या खरसाऊ ग्रीष्म ऋतु को या गर्मियों की ऋतु को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः तो यहाँ पाई जाती है तो किस प्रकार की जलवायु, तो उष्णकटिबंधीय दशाएं यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो तापमान है वो सबसे नीचे यानी कि शिवालिक श्रेणी में रहता है, और सबसे कम तापमान बृहद हिमालय, क्योंकि यहाँ पर बर्फ रहती है जिस कारण सबसे कम तापमान बृहद हिमालय में हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी में होती है। शिवालिक को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय का वह कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः वर्षा अधिक होती है। तो नरेंद्रनगर वह क्षेत्र है जो शिवालिक हिमालय में बसा है, और सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड में यहीं पर होती है जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। और कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो 318 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, वर्षा ऋतु में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो बृहद हिमालय के ऊपरी भागों में 40 से 80 सेंटीमीटर बारिश होती है, यानी कि जो 3 हिमालय की श्रेणियां हैं सबसे नीचे वाले में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे कम सबसे ऊपर वाले हिमालय में होती है, जिसको बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बारिश कम होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बर्फ गिरती है जिस कारण बारिश कम होती है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ पर होती है। तो राज्य में जो सर्वाधिक सर्दियों में बारिश होती है पौड़ी में, उसके बाद टिहरी में, फिर अल्मोड़ा और देहरादून में। तो ये आपको सीक्वेंस से भी याद रखना है, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और देहरादून। नेक्स्ट है, राज्य में औसत वार्षिक वर्षा। तो एवरेज जो बारिश होती है सालाना राज्य के अंदर 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर, और शिवालिक श्रेणी में बात करेगा तो शिवालिक श्रेणी में 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर वार्षिक औसत बारिश होती है, यानी कि एवरेज जो बारिश होती है शिवालिक श्रेणी में तो 200 से 250 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा घटती है। जैसे कि मैंने बताया है, सबसे ऊपर वाले हिमालय में सबसे कम बारिश होती है, सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाले में होती है शिवालिक के अंदर। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाओगे तो बारिश कम होगी, यहाँ बर्फ़ ज़्यादा देखने को मिलती है तो बर्फ़ गिरती है। नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम वर्षा 2024 में कहाँ हुई थी। तो देहरादून में हुई थी। 3265.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी देहरादून के अंदर 2024 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जो तापमान वाला क्षेत्र है वो कौन सा है। तो बाह्य हिमालय की दक्षिणी ढाल से लेकर तराई तक का क्षेत्र, यानी कि शिवालिक श्रेणी का जो दक्षिणी ढाल है और इसके नीचे तराई वाला जो क्षेत्र है। नेक्स्ट है, राज्य में अधिकतम तापमान 2020 के अकॉर्डिंग पंतनगर में 41.0 डिग्री था, यानी कि 41 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर नापा गया। तथा सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र कौन सा है। तो बृहद हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, यानी कि सबसे ऊपर वाला हिमालय जहाँ बर्फ़ रहती है। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान 2020 में मुक्तेश्वर में नापा गया था, -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर नापा गया था।
अगला पॉइंट है राज्य का जो सबसे ठंडा महीना है वो जनवरी है, क्योंकि जनवरी में बारिश के साथ बर्फ भी पड़ती है। नेक्स्ट है प्रायः दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है, तो मसूरी से देखने को मिलती है। और यही विंटर लाइन मसूरी के अलावा कहाँ से दिखती है, तो स्विट्जरलैंड से दिखती है। दो ही देशों से विंटर लाइन देखी जा सकती है, एक तो मसूरी है देहरादून यानी कि भारत के अंदर से, दूसरा है स्विट्जरलैंड। अगला पॉइंट है जब कहीं सूर्यास्त के समय 5 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा लंबी या क्षैतिज रूप में रेखा की भांति दिखाई दे तो उस दृश्य को क्या कहते हैं, तो विंटर लाइन कहते हैं। जब सूर्य डूबता है तो लंबी जो लाल लाइन होती है, जो लालिमा होती है, तो उसी को विंटर लाइन कहते हैं, जो भारत और स्विट्जरलैंड से दिखाई देती है, भारत में मसूरी से। अब हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, इन्हीं को गिरिद्वार कहते हैं। गिरि यानी कि पर्वत, द्वार यानी कि पर्वतों से आने का जो रास्ता होता है। धुरा और पास या फिर हिमद्वार सब इन्हीं के नाम हैं। दर्रे किसे कहते हैं, तो दो स्थानों को जोड़ने वाले रास्ते जो घाटी से होकर जाते हैं उन्हीं को दर्रा कहते हैं। इसमें सबसे पहले है चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले जो प्रमुख दर्रे हैं या पास हैं या धुरा है या इन्हीं को खाल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन है चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे, तो नीति है, किंगरी बिंगरी है, माणा दर्रा या डुंगरीला, बालचा दर्रा, सलसल दर्रा, तंजुम, कोई, भ्यूंडार दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग और घाटरलिया दर्रा। तो ये सारे किसको जोड़ते हैं, चमोली और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे। तो पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे लिपुलेख है, गुंजी है, दारमा, नवीदुरा, मनसिया लंपिया, ऊंटा जयंती एवं लेबी दर्रा है। तो ये सारे किसको जोड़ते हैं, पिथौरागढ़ और तिब्बत को। अगला है उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच दर्रे। तो उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच थांगला है, मुलिंगला है, नीलंग और सांगचोकला है। ये सांगचोकला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी याद होना चाहिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 3 जनपद ऐसे हैं जो चीन या तिब्बत से अपनी सीमा साझा करते हैं, तो इनके बीच बहुत सारे दर्रे हैं, तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच दर्रे। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच लातूधुरा, टोपीधुरा, मारिया चौक और बाराहोती, ये सारे दर्रे किसको जोड़ते हैं, चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं, इनकी सीमाएं आपस में लगी है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है, तो उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच श्रीकंठ दर्रा है, जो उत्तरकाशी को हिमाचल से जोड़ता है। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच जो दर्रा है वो लास्पा दर्रा है। तो लास्पा दर्रा किसको जोड़ता है, पिथौरागढ़ से चंपावत को। नेक्स्ट है पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच दर्रा, तो वो ट्रेल पास हो जाएगा। इसकी खोज 1830 में कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर विलियम ट्रेल ने की थी, जिस कारण इसको ट्रेल पास नाम दिया गया या ट्रेल दर्रा नाम दिया गया। ट्रेल महोदय बागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ इसी क्षेत्र से गए थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रेल पास। नेक्स्ट है बागेश्वर और चमोली के बीच दर्रा, तो ये सुंदर डूंगा दर्रा है, बागेश्वर और चमोली को जोड़ता है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी और चमोली के बीच जो दर्रा है वो कालिंदी दर्रा है। कालिंदी जो पर्वत है उसी के नाम पर कालिंदी दर्रा पड़ा है, और उसी के नाम पर कालिंदी नदी है, जिसको हम यमुना के नाम से जानते हैं। तो यमुना नदी का अन्य नाम क्या है, कालिंदी है पुराणों के अनुसार। नेक्स्ट है दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा, तो वो सिनला दर्रा है, जो कि दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है, पिथौरागढ़ के अंदर है। नेक्स्ट है दारमा लसरयांगटी घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है, तो ये गंगाचल है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। दारमा और लसरयांगटी इनको जोड़ता है गंगाचल। नेक्स्ट है दारमा और कुंती घाटी, ये भी पिथौरागढ़ में है, इनको जोड़ने वाला दर्रा नामा दर्रा है। दारमा और कुंती घाटी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो नामा दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में जो प्रयुक्त दर्रा है, तो वो कौन सा है, लिपुलेख दर्रे से होकर मानसरोवर यात्रा चीन तिब्बत पहुंचती है, पिथौरागढ़ में स्थित है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट है कुंवारी पास या कुंवारी दर्रा कहाँ स्थित है, तो कुंवारी दर्रा औली के निकट चमोली में स्थित है। देखिए फ्रेंड, इसी दर्रे को करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं, करजन ट्रेल मार्ग, जो लॉर्ड करजन थे भारत के वायसराय, उनके नाम पर, और कुमाऊं के जो कमिश्नर हुए हैं विलियम ट्रेल, तो इन्हीं के नाम पर है इसका नाम करजन ट्रेल मार्ग। नेक्स्ट है ऊंटा जयंती किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है, तो 3 धुरा दर्रा। तो 3 धुरा दर्रा में कौन कौन शामिल है, एक तो ऊंटा है, दूसरा जयंती है, और तीसरा किंगरी बिंगरी है। तो किंगरी बिंगरी चमोली में है, ऊंटा जयंती पिथौरागढ़ के अंदर है, तो 3 धुरा दर्रा में शामिल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भूकंप, प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, यानी कि उत्तराखंड में जो भूकंप आता है, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी रोकथाम के लिए जो सरकार ने प्रबंधन किया है, जो मैनेजमेंट किया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है राज्य को प्रभावित करने वाली जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन कौन सी है। इसमें भूस्खलन है, बारिश के कारण बहुत सारा भूस्खलन आता है। अतिवृष्टि यानी कि बादल फटना, जब ज़्यादा बारिश होती है।
हिमखंडों का गिरना यानी कि ग्लेशियर टूटना, और वनाग्नि यानी कि वनों में लगने वाली जो आग होती है, तो ये राज्य की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं हैं। अगला पॉइंट है देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर आदि जिले आते हैं, तो ये संवेदनशील जोन 4 में आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भूकंप के अनुसार भारत को 4 जोनों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जो उत्तराखंड आता है जोन 4 और 5 में आता है, और 5 सर्वाधिक विनाशकारी होता है। उत्तराखंड के जो देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये किस में आते हैं? जोन 4 में आते हैं। इसके अलावा जो चमोली है, रुद्रप्रयाग है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, तो ये 5 जिले जोन 5 में आते हैं, यानी कि यहाँ पर भूकंप की संभावना अधिक है। अगर कभी भूकंप आए तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं जिलों को होगा। और आपको इसके अलावा 2 जिले और याद रखने हैं, एक तो हरिद्वार और दूसरा पौड़ी। ये किसी भी भूकंप जोन में शामिल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कौन से जिले भूकंप जोन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो एक तो हरिद्वार है, दूसरा पौड़ी है। नेक्स्ट है, वैसे तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखंड में आते हैं। तो उत्तराखंड में किस कारण आते हैं? तो प्लेटों की गतिशीलता एवं भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। भ्रंश यानी कि जो घाटियां हैं, और प्लेटों की गतिशीलता, पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक प्लेटें होती हैं तो वो आपस में टकराती हैं, जिस कारण भूकंप आता है। नेक्स्ट है, राज्य में केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। तो केंद्रीय भ्रंश रेखा जो MCT लाइन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो ये गुजरती है बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच से होकर। और इसी MCT लाइन यानी कि मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा ऊपर टिहरी बांध बनाया गया है, यानी कि टिहरी बांध के नीचे भूकंप की कौन सी लाइन गुजरती है? तो MCT गुजरती है। देखिए फ्रेंड, आपको 3 लाइन याद रखनी है। ये 3 हिमालय हैं, बृहद हिमालय, बीच में मध्य हिमालय और नीचे है शिवालिक श्रेणी। तो इनके बीच जो लाइन है उसको कहते हैं MCT, यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय रेखा। दूसरी है इनके बीच यानी कि शिवालिक और मध्य के बीच MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT यानी कि मुख्य सीमा रेखा, तो ये इनके बीच है। और शिवालिक और तराई भाबर के बीच या गंगा मैदान के बीच कौन सी लाइन है? तो HFFT, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट थ्रस्ट, हिमालयन अग्रभाग थ्रस्ट है शिवालिक और तराई भाबर के मध्य। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, वाडिया संस्थान के ताज़ा अध्ययनों के अनुसार राज्य में भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिले हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आने के चांसेस कहाँ पर हैं? तो चमोली और पिथौरागढ़ में। जबकि जो भूस्खलन है उसके लिए कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है? तो रुद्रप्रयाग जनपद है, जहाँ पर देखा गया कि भूस्खलन की संभावना सबसे अधिक है। देश का पहला जिला है, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश में पहला जिला है जहाँ पर भूस्खलन का खतरा सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो आपदाएं हैं भूस्खलन एवं बाढ़ है, जबकि राज्य को सर्वाधिक खतरा किस आपदा से है? तो भूकंप से है। ये दोनों आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा खतरा भूकंप से है, जबकि सर्वाधिक प्रभावित कौन सी आपदाएं करती हैं? तो भूस्खलन और बाढ़ सर्वाधिक आता है। और खतरा किससे है? तो भूकंप से है, क्योंकि जोन 4 और 5 में उत्तराखंड शामिल है, जिसमें सर्वाधिक खतरा होता है। नेक्स्ट है, राज्य में सर्वाधिक भूस्खलन के कारण है। तो मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि हुआ। कच्चे पहाड़, जो थोड़ा बहुत पक्के पहाड़ थे उनको भी मानव ने तोड़ दिया है रोड बनाने के चक्कर में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चक्कर में, तो इसलिए मानव के द्वारा किया गया हस्तक्षेप और कच्चे पहाड़। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा शहर भूस्खलन त्रासदी से प्रभावित हुआ? तो जोशीमठ में भूस्खलन हुआ था। जो जोशीमठ शहर है वो नीचे खिसक रहा था। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का गठन किया गया? तो जो जोशीमठ के अंदर भूकंप आया था तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति। तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राज्य के ज्ञात इतिहास में सबसे बड़ा भूस्खलन और बाढ़ कब आई है? तो 16-17 जून 2013 को रुद्रप्रयाग जनपद में आई थी, जो मंदाकिनी नदी में केदारनाथ त्रासदी हुई थी। नेक्स्ट है, 16-17 जून 2013 की आपदा में हताहतों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 5700 लोग बेघर हो गए थे। नेक्स्ट है, 16-17 जून 2013 की आपदा में आर्थिक क्षति हुई थी। तो राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को टोटल जो क्षति हुई थी 13,000 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी या नुकसान हुआ था, जब रुद्रप्रयाग की केदार घाटी में भूस्खलन आया था 16-17 जून 2013 को। 16-17 जून 2013 की आपदा में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो केदार घाटी और मंदाकिनी घाटी, यानी कि केदारनाथ और मंदाकिनी घाटी जो रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है, 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित गांव हुए थे
तो इस आपदा में लगभग 4200 गांव प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है 16-17 जून 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग। तो कितने मार्ग प्रभावित हुए थे? तो 40 तो मुख्य थे, 501 संपर्क मार्ग थे और 308 पैदल मार्ग थे। ये टोटल प्रभावित हुए थे, यानी कि ये टूट गए थे। नेक्स्ट है 16-17 जून की आपदा के बाद मंदाकिनी नदी की लंबाई में वृद्धि हुई। तो 5 किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है 16-17 जून 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुलाई तक सेना द्वारा चलाया गया राहत अभियान। तो इसका नाम क्या था? तो ऑपरेशन सूर्या होप था, ऑपरेशन सूर्या होप। इसके तहत लोगों को बचाया गया है। नेक्स्ट है 16-17 जून की आपदा के कारण गंगोत्री मार्ग 98 दिन तक, यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक, जबकि केदारनाथ में पूजा बाधित रही। तो 86 दिन तक पूजा नहीं हो पाई, तो 86 डेज। नेक्स्ट है 16-17 जून 2013 की आपदा को सीबीएसई बोर्ड ने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो किस नाम से शामिल किया है? तो डिजास्टर इन उत्तराखंड रेन ऑफ टेरर नाम से सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया है। नेक्स्ट है राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन कब किया गया? तो जुलाई 2013 में 7 सदस्यीय प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट है आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य हेतु केंद्र के एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में 7 कंपनियों वाली एसडीआरएफ का गठन कब किया गया? तो 12 जुलाई 2013 को एसडीआरएफ का गठन किया गया। एसडीआरएफ कब किया गया? तो 12 जुलाई 2013 को। जबकि जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ, तो एनडीआरएफ का गठन होता है 2005 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है। तो 25 सेक्टरों में आपदा प्रबंधन हेतु उत्तराखंड को बांटा गया है। देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट आपको और याद रखना है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो उत्तराखंड है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है। कब किया है? तो ये 2013 में ही किया है, जब 7 सदस्यों की आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन हुआ जुलाई 2013 के अंदर, और उसी समय किया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। तो 1 जुलाई 2013 से कि नदी तट पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। नदी तट से भी लगभग 200 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, 200 मीटर से दूर ही निर्माण कार्य होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टॉपिक के क्वेश्चन। इससे संबंधित अगली क्लास जल्दी ही आएगी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।